हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। आज की इस वीडियो में आपकी आंखें खुलने वाली है। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसा सीख करके जाने वाले हैं जिसके बारे में ना तो आपने पहले कभी सोचा होगा और ना ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि यदि आपकी एक संतान है तो आपको दूसरा संतान भी उत्पन्न करना पड़ेगा, और यदि आपकी दो संतान है तो आपको और दो संतान उत्पन्न करने पड़ेंगे। अब मैंने जो आपको कहा इसका क्या अर्थ है, और साथ ही में इस बात को भी समझ लीजिए कि इस वीडियो में मेरे कहने से आप जो दूसरा या तीसरा संतान उत्पन्न करेंगे ना, ये संतान आर्थिक रूप से आपके पहले वाले संतान से आपको ज्यादा लाभ देंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ये सब कहने का क्या अर्थ है और आपकी आंखें इस वीडियो में कैसे खुलेगी, इन सब का जवाब अच्छे से डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है, इसलिए आपके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से देखना बहुत ही जरूरी है। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी आंखें खुलने वाली है, यानी कि अब आप होश में आने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन लिख के रखी हुई है। अब ये किस चीज की कैलकुलेशन है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये चीज समझ के ना अभी आपको एक बहुत ही गजब की चीज के बारे में पता चलने वाला है। ठीक है ना। बहुत सारे माता पिता इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आज से सोचेंगे। ठीक है। और ये बात आप अपने किसी संबंधी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। अभी बोलेंगे कि तब से बोले जा रहा है, शुरू क्यों नहीं कर रहा है। शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है। तो जब भी हमारे देश में विवाह होती है ना पति पत्नी की, तो विवाह के 1 साल पूरे होते ही ना लड़के के घर वालों की तरफ से या लड़की के घर वालों की तरफ से प्रेशर आने लगते हैं कि अभी तक तुम पति पत्नी माता पिता क्यों नहीं बने, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो अभी तक तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए, है ना। तो फिर जब वे पति पत्नी माता पिता बनते हैं, यानी कि जब उनकी पहली संतान होती है, तब से वो माता पिता के जो खर्चे होते हैं ना वो बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसा कि मैंने ये अक्सर देखा है, अब मैं रहता हूँ पश्चिम बंगाल में, तो मैंने पश्चिम बंगाल में ये देखा है कि यदि किसी पति पत्नी की जो पहली संतान होती है, अगर वो लड़की होती है, तो वो पति पत्नी बस वो लड़की संतान को लेकर ही संतुष्ट रहते हैं। उन्हें और बच्चे पैदा करने की कोई मतलब नहीं होती है इच्छा कि हम और बच्चा पैदा करें, बस वो एक ही लड़की में संतुष्ट होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं बिहार राज्य की या उत्तर प्रदेश राज्य की या झारखंड राज्य की और किसी अन्य राज्य के बारे में मुझे उतना तो नहीं पता है, लेकिन ये जो है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो इन राज्यों के लोगों में मैंने क्या देखा है कि यदि इनकी पहली संतान लड़की होती है ना, तो उनके मन में ये चिंता कहीं ना कहीं रहती है, पहली संतान तो लड़की हो गई, अब अगली संतान पक्का लड़का होगा। अब अगली संतान भी लड़की हो जाती है, तो लड़के के चक्कर में दूसरी संतान भी लड़की हो जाती है। लेकिन ये बिहार वाले, झारखंड वाले और यूपी वाले ना अभी भी नहीं रुकते हैं। क्या होता है कि 2 लड़की संतान होने के बाद भी इच्छा रहती है लड़का होने की, तो ये तीसरी संतान भी उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर लड़का हुआ तो अच्छा, और लड़की हुआ तो फिर क्या ही बोलूं मैं। ठीक है ना। अब लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का तो निर्भरता पिता पे होता है ना। पिता का ही एक क्रोमोसोम ये निर्णय करता है कि माँ के गर्भ में जो संतान पल रही है वो स्त्री है या फिर पुरुष। ठीक है ना। खैर ये विज्ञान की कक्षा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से समझिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपना भी ओपिनियन यानी कि अपनी विचारधारा भी रख देता हूँ कि विवाह होने के पश्चात केवल संतान उत्पन्न करना ही कोई महानता नहीं है। संतान उत्पन्न करने के बाद उस संतान को समाज में एक विशेष नागरिक बनाना, उसे संस्कारी बनाना और उसे योग्य बनाना भी माता पिता का कर्तव्य होता है। साथ ही में उस संतान का अच्छा से पालन पोषण करना, उस संतान की अच्छे से परवरिश करना भी माता पिता का कर्तव्य होता है। तो केवल संतान उत्पन्न करना ही कोई महानता नहीं कि विवाह का 1 वर्ष हो गया तो चलो संतान उत्पन्न करते हैं, और यदि संतान लड़की हुई तो फिर लड़के के चक्कर में दूसरा तीसरा संतान भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि संतान चाहे लड़का हो या फिर लड़की, यदि आप अपने संतान को, चाहे वो जो भी है, बेटा बेटी, यदि आप उसे योग्य बनाते हैं, उसे आप संस्कारवान बनाते हैं, तो लड़की संतान भी आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी बनेगी, इस बात की तो गारंटी है। यदि आपने अपने संतान को, फिर चाहे बेटा हो या बेटी हो, यदि आपने उनमें भारतीय संस्कार डाला है ना, तो इस बात की गारंटी, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि लड़का हो या लड़की आपके बुढ़ापे में दोनों ही आपका सहारा बनेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे काफी सारे माता पिता का ये प्रश्न होता है कि यदि हमारा बेटा होता है, पुत्र होता है, तो वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा क्योंकि वो हमारे पास ही रहेगा।
जबकि बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी, तो फिर वो हमारा सहारा कैसे बनेगी? तो ये सवाल अधिकतर माता पिता के मन में होता है। तो यहाँ पर मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि देखिए, मैं इन सब के मामलों में उतना अनुभवी तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उसी अनुभव से, उसी जानकारी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है ना कि हमारे देश के अधिकतर लोग ना भारतीयता को छोड़कर अंग्रेजियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यदि हमारे भारत देश के युवा लोग ना अंग्रेजियत की तरफ से जाएंगे ना तो वो संस्कारहीन होंगे, और यदि वो संस्कारहीन होंगे ना तो फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस बात की संभावनाएं कम हो जाएगी कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए उनमें भारतीय संस्कार देना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। और रहा बात लड़कियों की, तो देखिए, अगर लड़की का विवाह करना है तो आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि अधिकतर माता पिता सिर्फ यही देख रहे हैं कि जो लड़की का वर होगा, जो उसका पति होगा, वो अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। चलिए, ये बात मैं भी मानता हूँ कि आज के ज़माने में जो भी माता पिता ये सोचते हैं ना कि उनकी बेटी एक आर्थिक रूप से संपन्नता वाले घर में जाए, यानी कि उनकी बेटी की जिससे विवाह हो ना वो इंसान, वो व्यक्ति अच्छा से कमा रहा हो, उसके पास एक सेफ एंड सिक्योर जॉब हो, नौकरी हो या कोई भी बिजनेस हो, तो ऐसा सोचना बिल्कुल सही है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन केवल यही सोचना ही सही है, यहाँ थोड़ी दिक्कत की बात आ जाती है। देखिए, जो भी आपका दामाद होगा, यानी कि जो भी आपका बेटी का पति होगा, तो वो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, ये बात तो सही है, लेकिन वो व्यक्ति संस्कारी भी होना चाहिए, उसमें अच्छे संस्कार होना चाहिए, और वो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला, यानी कि वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, ठीक है ना, भले वो कितने भी पैसे कमा रहा हो, तो इस बात की चांसेस कम हो जाएगी कि यदि आपकी बेटी उसके घर गई तो वहाँ आपकी बेटी को भी समस्या आएगी, और फिर आपकी बेटी आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगी। तो यदि आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढते हैं, यानी कि वो वर जो आर्थिक रूप से संपन्न तो हो ही, यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल तो हो ही, लेकिन संस्कारवान भी हो, गुणवान भी हो, चरित्रवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, और वो एक अच्छा व्यक्ति हो ना, तो इस बात की गारंटी है कि आपके दामाद और आपकी बेटी दोनों ही मिल के आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ठीक है ना। तो ये विचारधारा अब आप अपने मन से धीरे धीरे निकाल दीजिए कि बेटी हुई है तो अगला तो बेटा चाहिए ही, इस सोच को धीरे धीरे थोड़ा खत्म कीजिए, है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी बात समझा दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपकी पहली संतान बेटी हुई है, ठीक है ना, आपकी पहली संतान मान लीजिए कि बेटी हुई है, ठीक है ना। अब अगली संतान भी आपकी बेटी होती है। अब बेटे पाने के चक्कर में क्या होता है कि आपकी अगली संतान भी बेटी हो जाती है ना। तो बेटे पाने के चक्कर में आपने 3 संतान उत्पन्न कर दी, जबकि एक संतान भी काफ़ी थी। चलिए, एक नहीं, मान लेते हैं 2 संतान भी काफ़ी थी, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा संतान उत्पन्न कर दिया है बेटे पाने के चक्कर में, है ना। तो इससे क्या विडंबनाएं हो सकती है, इस बात को आप समझिए। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है कि जो मतलब क्या ही मैं बोलूं, कि जब भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में किसी और से बात करता हूं ना, जैसे कि अगर मैं इन सब चीज़ के बारे में अपने मित्र से भी बात करता हूं ना, तो ये बात सुन करके मेरा मित्र ये कह देता है कि तेरा क्या जाता है, अगर वो 2-3 बच्चे 5 बच्चे भी पैदा करे तो तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैं यही बात बोलूंगा कि यहाँ मेरा ही नहीं, देश का जा रहा है। अब कैसे जा रहा है इस बात को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पति पत्नी ने बेटे पाने के चक्कर में 3 लड़कियां पैदा कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2 को मान के चल रहा हूँ कि 2 पैदा हुआ, चलिए ठीक है, इतना 2 संतानें होना ठीक है अभी के ज़माने में, ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बेटे पाने के चक्कर में एक एक्स्ट्रा पैदा हो गई है, यानी कि अब इसे भी पालना पोसना पड़ेगा, इसे भी पालने पोसने में खर्चे वगैरह आएंगे, इसे भी पढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब समझिए कि जितना अधिक लोग होंगे ना, जितने अधिक लोग होंगे उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी है ना, कोई वैकेंसी है, वैसे भी आजकल आप ये सुन रहे होंगे कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो कंपटीशन बढ़ने का मेन कारण जनसंख्या भी है, ठीक है ना, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गया है ना। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, लेकिन अभी जनसंख्या के मामले में भारत चीन को, चाइना को पीछे छोड़ रहा है। और देख लीजिए रसिया कितना बड़ा मतलब वो देश है, उसका क्षेत्रफल कितना अधिक है, लेकिन उसकी जनसंख्या कुल इतनी है और भारत की जनसंख्या इतनी है। तो आप समझ सकते हैं, भारत 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से होने के बावजूद इतने सारे जनसंख्या को लेकर के बैठा हुआ है। तो जब जनसंख्या इतनी होगी तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगी। तो आप इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए कोई वैकेंसी है जॉब की, ठीक है ना, मान लीजिए सरकारी जॉब की वैकेंसी है। हमारे देश में सरकारी जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया आजकल, पहले से ही है, ठीक है। तो इस वैकेंसी में क्या होना कि सरकार ने कहा है कि इस वैकेंसी के लिए मैं लगभग 1000 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि सरकार केवल 1000 लोगों को ही जॉब देगी। अब इस 1000 जॉब के लिए अप्लाई आए हैं लगभग 1 लाख, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अब इन्हीं 1 लाख लोगों में ना इन तीनों लड़की ने भी अप्लाई किया, है ना।
तो जैसा कि मैंने कहा, इस बात को समझिए कि मैं यहाँ 2 को कॉमन मान के चल रहा हूँ कि 2 ठो मैंने कॉमन मान लिया है ना, कि इन दोनों ने अप्लाई किया इसमें, इस 1 लाख में से, मतलब इसी 1 लाख में, ठीक है ना। अब ये एक्स्ट्रा लड़की ने भी यहीं पे अप्लाई किया है। आई बात समझ में? इस एक्स्ट्रा लड़की ने जो बेटे पैदा करने के चक्कर में पैदा हो गई थी, है ना, इसने भी इसी में अप्लाई कर दिया। अब इसमें अप्लाई करने से क्या होना कि कहीं ना कहीं भले वो 0.000000001% ही क्यों ना हो, उतना ही परसेंट कंपटीशन बढ़ गया, है ना। जितने अधिक लोग होंगे तो कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा, ये बात तो क्या है, क्योंकि सरकार को तो केवल 1000 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। अगर पॉपुलेशन कम होती, अगर 1 लाख के बजाय केवल मान लीजिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया होता ना, तो कंपटीशन कम हो जाती। लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि इस जॉब के लिए सिलेक्ट होने के चांसेस एक व्यक्ति के लिए इतने % है। आ रहा आपको बात समझ में? लेकिन इस लड़की के इसमें आने से कंपटीशन बढ़ गया ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, 0.0000 जितना भी % होगा उतना बढ़ गया। और यहाँ बात सिर्फ एक ही लड़की का नहीं है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर केवल एक ही लड़की के बारे में बता रहा हूँ। ऐसी कई सारे लोग होंगे ना जो एक्स्ट्रा पैदा हुए हैं, है ना। मेरी बात को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ बेटा बेटी की नहीं है, यानी कि जिनके केवल 2 बच्चे हो सकते थे ना, या जिनके केवल एक ही बच्चे में काम चल जाते, उन्होंने जरूरत से अधिक बच्चे पैदा कर दिए, 3, 4, 5 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है ना। अब मैं क्या देखता हूँ कि विवाह के पश्चात जब पहली संतान होती है तो दूसरी संतान 1.5 साल में हो जाती है, फिर तीसरी संतान भी 1.5 साल में हो जाती है ना। अभी हाल ही में मैंने एक माता पिता को देखा ना जिसकी 4 संतानें थी, है ना, और वो भी सब छोटे छोटे, मतलब सब 1.5 साल के बड़े छोटे हैं, 1 साल के बड़े छोटे हैं। अब ये चीज़ देख कर ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है, मुझे तो गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि इनके माता पिता मूर्ख है क्या, इन्हें पता नहीं है कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए बच्चे पैदा करने से पहले, है ना। तो फैमिली प्लानिंग बहुत अधिक जरूरी है। अब क्यों जरूरी है इस बात को आप अच्छे से समझने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिए, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है, आप ये सोच भी रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि यदि आपके 1 बच्चे है तो अभी आपका 1 बच्चा और होगा, यदि आपके 2 बच्चे हैं तो अभी आपके 2 बच्चे और होंगे। ये मैंने क्या कह दिया? मैंने स्टार्टिंग में कुछ और कहा, यहाँ पे मैं कुछ और ही समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको फैमिली प्लानिंग करना सिखा रहा हूँ। तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन आपकी सारी कंफ्यूजन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। बस आप वीडियो में बने रहिए, इस बात की गारंटी कि आपकी कंफ्यूजन दूर होगी और मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे का एवरेज खर्चा लिख कर रखा हुआ है, एवरेज खर्चा। जैसा कि मैंने आपको कह दिया है कि केवल संतान उत्पन्न करने से काम नहीं होगा, उस संतान को योग्य बनाना भी आप ही का कर्तव्य है, माता पिता का ही कर्तव्य है। और संतान को योग्य बनाने के लिए खर्चे तो आने वाले हैं, पैसे तो लगने वाले हैं, फ्री में नहीं बन जाएगी आपकी संतान योग्यवान, ठीक है ना, खर्चे आएंगे। तो उन्हीं एवरेज खर्चे को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक नीड्स एंड लिविंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी आपके बच्चे के खाना पीना हो गया, कपड़ा उपड़ा हो गया, है ना, यानी कि जो आपके बच्चे की बेसिक नीड है। जैसे कि आपका बच्चा भी तो सोप यूज करता होगा ना नहाने के लिए, उसके भी कपड़े लगते होंगे, है ना, वो भी खाना वगैरह खाता होगा, तो उसके खर्चे को मैंने क्या जोड़ा है, ध्यान से देखिए, उसके खर्चे को मैंने जोड़ा है 10,000 से 20,000 पर मंथ, है ना। अब ये हर माता पिता में अंतर हो सकता है, कोई कम कमाता है तो कोई अधिक कमाता है, तो मैंने एवरेज जोड़ के रखा हुआ है कि 10,000 से 20,000 एक बच्चे पे खर्चा आ सकता है बेसिक नीड के लिए, यानी कि रोटी कपड़ा मकाना मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 साल में कितना होगा, मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स किया है कि 20 साल में आपके एक बच्चे पे कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो 10,000 से 20,000 बेसिक नीड का खर्चा है, इसका मतलब ये है कि 20 साल में खर्चा हो जाएगा 24 लाख से 48 लाख रुपया, ठीक है, इतने रुपए हो जाएंगे। फिर एजुकेशन, पढ़ाई, जैसा कि आप ये जान पा रहे हो कि आजकल पढ़ाई के खर्चे बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी अधिक होते जा रही है स्कूल की फीस, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ईयरली आपके बच्चे पर जो एजुकेशन यानी कि जो पढ़ाई का खर्चा है ना, वो 20,000 से 1 लाख रुपए तक आ रहा है। ये 1 साल का खर्चा है आपके बच्चे का एजुकेशन पे, यानी कि 20 साल में हो गया 4 लाख से 20 लाख, ठीक है। और वहीं हेल्थ केयर, अब बच्चे बीमार भी तो पड़ते हैं, अब वो बीमार पड़ गए, उन्हें दवा वगैरह कराना पड़ेगा, तो है ना, या फिर कहीं वो खेलने के लिए गए, उन्हें चोट लग गई, अब उसकी दवा वगैरह करानी पड़ेगी। तो इन सब खर्चे को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आपको ये मान लेना है, जस्ट मान के चलिए कि आपके बच्चे पर नहीं, आपके बच्चे पर नहीं, किसी के भी बच्चे पर, अरे मान के चलिए छोड़िए, 500 से 2,000 पर मंथ का हेल्थ पे, इस पे आप मान सकते हैं खर्चा आता है, यानी कि 20 साल पे आ गया 2,40,000 से लगभग 9,60,000। ये जस्ट मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना लगभग आता होगा, ठीक है। अब रिक्रिएशन एंड हॉबीज, अब देखिए हर बच्चे की अपनी अपनी कुछ चॉइस होती है, किसी को गाना सीखना है, किसी को डांस सीखना है, किसी को क्रिकेट खेलना सीखना है, किसी को फुटबॉल खेलना सीखना है, किसी को कबड्डी सीखना है, किसी को हॉकी सीखना है। हाँ, तो हर बच्चे की अपनी अपनी हॉबी होती है और वो अपने हॉबी और अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी स्पोर्ट्स को चुनते हैं जिसमें खर्चा तो आता ही है। तो उन खर्चों को मैं मान के चल रहा हूँ
500 से 2000 पर मंथ, यानी कि 20 साल में आ गया लगभग 1,20,000 से 4,80,000 में मान के चल रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स का खर्चा आ गया, ठीक है ना। फिर हायर एजुकेशन, यानी कि जो कॉलेज वगैरह की फीस होती है, मतलब जो कॉलेज के जो खर्चे होते हैं ना, उसके मैंने जोड़ लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉलेज का लगभग कितना होता है ड्यूरेशन, है ना, ग्रेजुएशन के लिए लगभग 4 से 5 साल में मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जो खर्चे आते हैं नॉर्मली वो 3 लाख से 10 लाख के बीच आते हैं, इतने खर्चे होते हैं, है ना। तो मैं इसको केवल 4 से 5 साल भी जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इस 20 साल के अंदर में 4 से 5 साल में जोड़ रहा हूँ कि 3 लाख से 10 लाख तक खर्चे आते हैं, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है ना। अब आपके बच्चे क्या केवल खाएंगे पिएंगे और पढ़ेंगे और खाली बीमार पड़ेंगे और खाली स्पोर्ट्स खेलेंगे, इनके अलावा उन्हें तो घूमना फिरना भी होगा ना। और वैसे भी जैसे कि मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, तो अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो दुर्गा पूजा में हर बच्चे अपने माता पिता से कहेंगे पप्पा पप्पा झूला, पप्पा झूला, पापा बोलेंगे पापा वो लूंगा, पापा वो रिमोट कंट्रोल कार लूंगा, पापा वो गुड़िया लूंगी, है ना। तो इस टाइप का भी चीज चलने वाला है दुर्गा पूजा में, यानी कि घूमने फिरने का भी खर्चा होता है आपके बच्चे का। ऊपर से आपके बच्चे जो एक्स्ट्रा चीज मंगवाते हैं, खिलौने वगैरह, जाना है पार्क में झूला झूलने के लिए, तो इन सब के खर्चे को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। आपने बच्चे उत्पन्न किए हैं तो उनके इन सब इच्छाओं को भी तो पूरा करना पड़ेगा ना आपको। तो उन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी तो खर्चे आएंगे ना, फ्री में तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उन सभी खर्चे को भी जोड़ लिया है, ठीक है ना, जो पूरे 20 साल का लगभग आएगा 1,20,000 से लेकर के 3,60,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये मैंने 20 साल का जोड़ा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस टोटल खर्चे को जोड़ता हूँ कि जितने खर्चे हो रहे हैं एक बच्चे पे, मैंने इसे जोड़ दिया। अब इसे जोड़ने पे आ रहा है 35,80,000 से लेकर 96 लाख। इतने खर्चे 35,80,000 से लेकर के 96 लाख आपके एक बच्चे पे आ रहा है। और यहाँ मैंने बच्चे को पकड़ा है, बच्चा को, बच्ची नहीं। लड़की पे इससे अधिक खर्चा आएगा, क्योंकि लड़की की डिमांड थोड़ी अधिक होती है, उन्हें तो हर महीने नया कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो लड़की पे अधिक खर्चा आएगा, ये मैंने लड़के के खर्चे के हिसाब से मैंने सोचा है, ठीक है ना। तो जरा आप सोचिए, तो यहाँ पे जो बेटा बेटी का जो कंपटीशन चलता है, थोड़ा इसके बारे में भी सोच लीजिए, है ना। और यहाँ पे आपने विवाह के 1 वर्ष के पश्चात एक बच्चा पैदा किया, दूसरा बच्चा जस्ट 1.5-2 साल में हो जा रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में सोच लीजिए। देखिए, इस बात को समझिए, अधिक संतान उत्पन्न करने से समस्या आपको भी आने वाली है और इस देश को भी समस्या होने वाली है, इस पृथ्वी माँ को भी समस्या होने वाली है। कैसे? आप 1 या 2 संतान में ही संतुष्ट रह सकते थे, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन आपने तीसरे चौथे संतान को भी उत्पन्न कर दिया। अब उस तीसरे चौथे संतान को उत्पन्न करने के बाद उन्हें भी पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, यानी कि उनके भी इतने खर्चे आएंगे। अब ये खर्चा आने के बाद उन्हें खाना पिलाना भी है ना। अब उन्हें खाने पिलाने के लिए मतलब खेती थोड़ी बढ़ेगी। आ रही बात समझ में कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, जितना अधिक संतान, जितना एक्स्ट्रा संतान आपने उत्पन्न किया है, उसे खाना खिलाने के लिए एक्स्ट्रा फसल, एक्स्ट्रा अनाज उगाना पड़ेगा। और यदि वो एक्स्ट्रा अनाज नहीं उगता है तो इससे जो खाना वगैरह के जो मूल्य है ना, वो बढ़ जाएगी, अनाज की मूल्य बढ़ जाएगी। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा समझिए इस बात को। अभी आप ये कह रहे होंगे कि सब्जी की मूल्य बढ़ गई, सब्जी की मूल्य बढ़ गई, गैस की मूल्य बढ़ गई, और भी कई चीज़ों की मूल्य बढ़ती जा रही है। तो इस मूल्य का बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं जो उसका जड़ है ना, वो हमसे ही शुरू हो रहा है। कैसे हो रहा है इस बात को आप समझिए। मान लीजिए कि 10 किलो आटा है, अब उस 10 किलो आटे को लेने के लिए एक एक व्यक्ति है, यानी कि हर एक व्यक्ति को 1 किलो आटा मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण ना अब वो 10-20 जाते हैं, 20, यानी कि अब 20 व्यक्ति उस 10 किलो आटे को लेंगे। तो क्या इससे आटा का दाम नहीं बढ़ेगा, उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा? किसी भी चीज का मूल्य कब बढ़ता है? जब डिमांड अधिक हो और प्रोडक्शन कम हो, है ना। अगर प्रोडक्शन अधिक है और डिमांड कम है तब तो उस चीज की मूल्य घटेगी, लेकिन यदि प्रोडक्शन कम है और डिमांड बढ़ जा रही है तो उस चीज की मूल्य बढ़ जाएगी। ये बेसिक सी मतलब मूल्य की साइकोलॉजी है, जो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं कि 2 संतान हो गई, फिर भी तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा संतान उत्पन्न हो जा रहा है, तो उन्हें खिलाने के लिए अधिक फसल उगाने पड़ेंगे। और यदि अधिक फसल नहीं उगते हैं तो इससे जनसंख्या मतलब बढ़ने से क्या होता है कि अधिक फसल ना उगने से डिमांड तो फिर बढ़ेगी ना, और फिर प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो डिमांड बढ़ने से और प्रोडक्शन कम होने से मूल्य तो बढ़ी जाएगी उस चीज की। इस बात को आप समझिए। और इस पूरे पृथ्वी पे जो जमीन है वो अनगिनत, वो अनंत तो नहीं है ना, जमीन लिमिटेड है ना। और सारे जमीन में तो हम रह नहीं सकते ना, हम थोड़ी ना बर्फ वाले जगह पे वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में रह सकते हैं। रहने के लिए जगह सीमित है। अब सीमित जगह तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि संतान भी हमें सीमित ही उत्पन्न करना है ना। लेकिन मैं आपको क्या ही बोलूं, है ना। मैं जब इस बारे में किसी और से बात करता हूं तो वो तो मुझे ये बात बोलकर चुप करा देते हैं कि उनके पास पैसे है, वो करे 4-5 संतान उत्पन्न, है ना, तेरा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि
सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ इस देश का, इस पृथ्वी माँ का बहुत कुछ जा रहा है। इसलिए फैमिली प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपका विवाह हो जाता है ना, तो विवाह के पश्चात केवल अपने घर वालों का बात सुन रहे कि 1 साल हो गया, बच्चे पैदा क्यों नहीं किया, तूने बच्चे पैदा क्यों नहीं किया, है ना, केवल इसको सुनने के बजाय आप थोड़ी फैमिली प्लानिंग कर ले, थोड़ी सी बजटिंग कर ले कि कितने खर्चे आने वाले हैं आपके संतान के ऊपर 20 साल में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो केवल एक बच्चे पर खर्चा है 35,80,000 से 96 लाख, है ना। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा है ना, तो उसको आप इसका डबल कर दीजिए, तीसरा बच्चा तो उसका ट्रिपल कर दीजिए, फिर इसी का ट्रिपल कर दीजिए, और लड़की हुई तो इससे अधिक खर्चा है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक माता पिता ने लड़के पाने के चक्कर में 3 लड़कियां पैदा कर दी इस मानसिकता से, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां उनकी सहारा नहीं बन सकती। आज के ज़माने में लड़कियां भी आपका सहारा बन सकती है और लड़के भी आपका सहारा बन सकते हैं। यदि आप लड़के को जैसे पढ़ाते हैं, जितना खर्चा आप लड़के पे करते हो उसे पढ़ाने में, उतना ही खर्चा आप लड़की पर भी कीजिए पढ़ाने में। लड़की भी आपका सहारा बन जाएगी, इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और वैसे भी यदि आप इस चीज़ की गणना करेंगे ना कि अपने माता पिता का अनादर कौन अधिक करता है, लड़के या लड़की, तो इस पर मैं ईमानदार रहूँगा कि मतलब लड़कों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लड़के लड़कियों से थोड़ा अधिक माता पिता का अनादर करते हैं। हालांकि आजकल लड़कियां भी अपने माता पिता का अनादर करने लगी है, लेकिन उनकी संख्या फिर भी ये सब मामलों में लड़कों से कम है ना। और ऐसा इसलिए हो रहा है, माता पिता का अनादर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भारतीय ना अपने भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। विदेशों में ना माता पिता की उतनी आदर नहीं की जाती जितनी आदर हमारे यहाँ की जाती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी संतान, फिर चाहे बेटा हो या बेटी, वो संस्कारवान हो, योग्यवान हो, तो उन्हें भारतीय संस्कृति ही आप दीजिए, उसी की ज्ञान और भारतीय संस्कृति की तरह ही उनका परवरिश कीजिए। अंग्रेजियत की तरह उनका परवरिश करेंगे तो फिर इस बात की संभावना बढ़ सकती है कि आगे चलकर वे आपका अनादर करे, ठीक है ना। तो मेरा एक सेकंड चैनल भी है जहाँ पे मैं भारतीय संस्कृति से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान की वीडियोस में डालते रहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, वो हमें अपने माता पिता की पूजा करने को सिखाता है, वो हमें इस पृथ्वी माँ की पूजा करने को सिखाता है, वो हमें पेड़ पौधों की पूजा करने को सिखाता है, वो हमें सूर्य की पूजा करने को सिखाता है। वे हमें अच्छा, यानी कि भारतीय संस्कृति हमें अच्छा संस्कारवान बनने सिखाता है ना। हमें किसी के प्रति करुणा भावना रखना सिखाता है ना। और हम अधर्म के रास्ते पर ना चले जाए, हम संस्कारहीन, गुणहीन और चरित्रहीन ना हो जाए, इस चीज से हमें हमारा भारतीय संस्कार, हमारा सनातन धर्म का संस्कार बचाता है। इसलिए मैं आपको ये कब से कह रहा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान, फिर चाहे बेटा या बेटी हो, उन्हें आप भारतीय संस्कार ही सिखाइए, वही संस्कार आगे चलकर आपके लिए भी लाभदायक होगा, है ना। अब आइए मैं आपको यहाँ मेन बात बताता हूँ जिसके लिए आप यहाँ तब से रुके हुए हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि यदि आपका एक बच्चा तो आपका दूसरा बच्चा भी होगा, यदि आपकी एक संतान है तो आपकी दूसरी संतान भी होगी, और यदि आपकी 2 संतान है तो आपकी और 2 संतान होगी। और साथ ही में जो संतान मेरे कहने पे अभी आपके होने वाले, जस्ट अभी हो जाएंगे ना, तो वो संतान आर्थिक रूप से आपको अधिक फायदा देगा और वो आपके साथ धोखाधड़ी भी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। और इस बात की गारंटी कैसे है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये है आपकी दूसरी संतान, SIP। अब मैं SIP को दूसरी संतान क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप मेरी इस बात को समझिए जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में दिखाया था कि एक संतान पर, आपकी एक संतान पर जो खर्चा आएगा 20 सालों में, वो 35,80,000 रुपये से लेकर के 96 लाख रुपए तक आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको जैसे ही आपकी पहली संतान उत्पन्न हुई, आपको 7,000 रुपये की SIP शुरू कर देना है। 7,000 रुपये की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको शुरू कर देना है, जहां पे पर ईयर रिटर्न मिलेगा आपको 15%। आप 20 सालों तक निवेश करेंगे, टोटल अमाउंट आपने पर मंथ 7,000 रुपया निवेश करके इन्वेस्ट कर दिया है इन 20 सालों में 16,80,000 रुपए, जहां पे आपको लगभग रिटर्न्स मिलेंगे 89,31,685 रुपीज, और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,06,11,685 रुपए, यानी कि 1,06,11,685 रुपीज। तो आपका पहले बच्चे पे खर्चा रहा था मतलब 36 लाख 37 लाख से लेकर के 96 लाख तक, और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी इतनी 1,06,11,685 रुपए, है ना। तो यहाँ पे इस बात को समझिए, केवल संतान उत्पन्न करना कोई महानता वाली काम नहीं है। संतान उत्पन्न करने के लिए जो बजटिंग मैंने आपको इसी वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे बताया,
वो करना पड़ेगा। और साथ में आपको SIP भी शुरू करनी पड़ेगी पर मंथ 60,000 रुपए की। यदि इतनी काबिलियत है आप में, यदि आप इतने योग्य है, तभी आप संतान उत्पन्न कीजिए, तो ही इससे आपका भी लाभ है और इस देश का भी लाभ है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस देश का लाभ मैंने इसी के लिए बोला कि आप थोड़ी संतान सोच समझ कर उत्पन्न करें। जब आप इतनी सारी बजटिंग करेंगे ना, तब आप सोच समझ कर ही संतान उत्पन्न करेंगे। अनगिनत, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 4 संतान उत्पन्न आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर यदि आप इस तरह से सोच कर हिसाब करके काम करते हैं, ठीक है ना। और इस बात को समझिए, यदि आपकी 1 संतान है तो 1 संतान पे मैंने 60,000 रुपए की SIP रखा है ना। यदि आपकी 2 संतान है तो आपको 2 SIP शुरू करनी पड़ेगी। यदि आपकी 3 संतान हो चुकी है, मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके ऑलरेडी संतान उत्पन्न हो चुके हैं, अब वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जिनके हुए नहीं है या जिनके होंगे भविष्य में, तो मैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ कि 1 संतान के लिए 1 SIP 60,000 रुपए की, 2 संतान के लिए 2 SIP 60,000 रुपए की, 3 संतान के लिए 3 SIP, 4 संतान के लिए 4 SIP। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यदि आपकी संतान बड़ी हो गई है तो आपको अधिक रुपए की SIP अभी शुरू करनी पड़ेगी। और यदि आपकी संतान स्त्री है, यानी कि लड़की है, तो आपको 8,000 रुपए की SIP शुरू करनी चाहिए, क्योंकि लड़की में जो खर्चा होता है ना, उसे पालने पोसने का लड़का से थोड़ा अधिक ही आता है ना। मैं आशा करता हूँ कि मेरे कहने का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अपने हर बच्चे के साथ SIP तो शुरू करनी ही चाहिए, है ना। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि SIP आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है, मतलब हर बच्चे पे 1 SIP, ये भी आपका बच्चा है। मैंने SIP को आपकी संतान क्यों कहा, इस बात को आप ध्यान से समझिए। यदि आपकी जो संतान है वो बीमार पड़ जाए तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? यदि आपके पास पैसे की कमी भी होगी ना, तो भी बोलेंगे मैं किसी से मांग के अपने बच्चे का, अपने संतान का इलाज करवाऊंगा, चाहे करवाऊंगी, लेकिन मैं अपने संतान का इलाज तो जरूर ही करवाऊंगा, चाहे करवाऊंगी। चाहे मेरे पास पैसे की कमी हो, मैं किसी से लेकर भी करवाऊंगी, तो मैं अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगी। क्या आप अपने बच्चे को खाना पिलाना, क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना छोड़ देंगे? चाहे कुछ भी हो, आप कितना कम ही क्यों ना कमा रहे हैं, कुछ भी हो, आप अपने संतान को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे। और यदि वो बीमार भी पड़ जाए तो उसे बचाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप किसी भी, मतलब कितना भी आप मेहनत कर सकते हैं अपने संतान को ठीक करने के लिए, यदि वो बीमार हो तो। यानी कि आप अपनी संतान की अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार आपको SIP को भी संतान मानना है और आपको उसका ध्यान रखना है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं ना, जो शुरुआत में जोश जोश में SIP शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 1 या 2 साल के अंदर वो अपनी SIP को बंद कर देते हैं। वे लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो SIP को मैंने संतान इसलिए कहा ताकि आप इसका ध्यान रखें और आप इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाए। आप SIP को लंबे समय तक कंटिन्यू रखें, उसे जारी रखें। इसलिए ही मैंने SIP को संतान के रूप में दर्शाया है। और इसलिए मैंने कहा कि आपकी जो असली संतान है ना, वो आपको धोखा दे सकती है, लेकिन SIP आपको धोखा नहीं देगी, है ना। मान लीजिए कि आपने अपने संतान को बहुत ही अच्छी शिक्षा देकर के पढ़ाया लिखाया, आपने उससे बड़ा किया और उसकी अच्छी सी कहीं नौकरी लग गई, या फिर आपकी संतान कहीं फिर अच्छे बिजनेस में है और वो अच्छा कमा रहा है। और अच्छा कमाने के बाद वो संतान जो आपकी है ना, वो आपकी अनादर कर रही है ना। मतलब वो आपको उतना वैल्यू नहीं दे रही है ना, आपकी संतान, है ना, नहीं दे रहे आपको उतना वैल्यू। तो आपने इतने मेहनत से अपने संतान को बड़ा किया और बड़ा होने के बाद, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बाद, आपकी संतान आपको भूल गए, है ना, भूल गए वो आपको, लेकिन SIP आपको नहीं भूलेगा, है ना। यदि आपने 96 लाख रुपए अपनी संतान पर खर्च किए हैं तो SIP के जरिए आपको मिले 1,06,11,685 रुपए, और ये आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं टैक्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। जितने भी आपने अपने संतान में लगाए हैं उससे अधिक ही आपको SIP के थ्रू मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि SIP आपको धोखा नहीं देगा। भले आपकी संतान आपको धोखा दे सकती है, SIP तो आपको धोखा नहीं देगा। इससे जो भी पैसे बनेंगे वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपकी संतान का कोई भरोसा नहीं है ना। और वो भी भरोसा तब नहीं है जब आपने उससे अंग्रेजियत की संस्कार थोड़ी ज़्यादा दे दी हो। यदि आपके संतान में भारतीय संस्कार होगी तो वो भी आपका साथ निभाएंगे, वो बनेंगे आपका एकमात्र सहारा। फिर चाहे कोई लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका सहारा अवश्य बनेंगे। इसलिए उन्हें भारतीय संस्कार ही दीजिए, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा SIP को आपका संतान, ताकि आप अपनी SIP को बंद ना करें। भले ही ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास SIP करने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आप किसी तरह मैनेज करें। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यदि आपकी संतान बीमार पड़ जाती है, कुछ हो जाता है आपके संतान को, तो आप अपने संतान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, कहीं से भी पैसा लाएंगे तो लाएंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे, लेकिन आप अपने संतान की अच्छे से परवरिश करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार आपको अपने SIP का भी ध्यान रखना है। अपने संतान की तरह ही से आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी हो, हर महीने SIP तो करना ही करना है, फिर कैसे भी करना है, लेकिन करना है, क्योंकि ऐसा करना आपको आगे चलकर कितना अधिक लाभ दे सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को आप
समझ गए होंगे, है ना। तो SIP भी चालू रखिए और अपने संतान को अच्छी शिक्षा भी दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कुछ डाउट है और यदि आपका कोई ओपिनियन है तो आप वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी, अपने सगे संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुले। यदि आपकी भी खुल गई है तो उनकी भी आंखें खुले, इसलिए शेयर कर दीजिए। और भी इसी तरह की वीडियोज रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे भी जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए, यहाँ तक रुकने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।